तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है जसराज चौहान। आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग, लेट्स मेक इट सिंपल। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। अब सर आप पूछेंगे कि हमने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, एक पूरा वन शॉट बना चुके हैं इलेक्ट्रिक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मशीन्स और मैकेनिक्स वाले सारे पोर्शन का, जिससे आपका पेपर का 80% ऑफ वेटेज कवर होगा। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। पूरा 4 घंटे के अंदर हमने आपको पूरे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 80% कवर करा दिया है। यहां से आपका पेपर आराम से पूरा 70 to 80% कवर हो जाएगा। लेकिन अब बचते हैं बाकी 20%। तो देखिए, मेरे पास कई स्टूडेंट्स का सजेशन और क्वेश्चन आए थे कि सर ये वाले चैप्टर तो हमने कर लिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आ रही हैं मेटलर्जी और पावर ट्रांसमिशन वाले चैप्टर से। तो जी हाँ, आज हम जो बात करने वाले हैं, जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, वो हमारे इन्हीं 2 सेगमेंट्स में होने वाले हैं। एक तो आपका पावर ट्रांसमिशन मेथड्स में और दूसरा आपका मेटल्स एंड मेटलर्जी में से। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर प्लीज मोस्टली रिकमेंडेड बीएमई के स्टूडेंट्स के लिए बिफोर एग्जाम आप वो पूरे 4 घंटे की वीडियो जरूर देख लीजिए। आपका पूरा एग्जाम, अगर आपने अब तक एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपका पूरा एग्जाम कवर करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो अगर आपने प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए और चलते हैं अपनी इस वीडियो पे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इन 10 क्वेश्चंस के बारे में। ये आपके टॉप मोस्ट फ्रिक्वेंट ये क्वेश्चन है, ये आपके MFQ, सर MCQ, PYQ तो हमने बहुत सुने। ये है MFQ, मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन इन RTU सेमेस्टर एग्जाम्स। जी हाँ, मैंने आपके हर एक यूनिवर्सिटी के अराउंड 10 पेपर्स को स्टडी किया है, तब जाके मुझे ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस मिले हैं आपके पूरे मटेरियल साइंस, मेटलर्जी और पावर ट्रांसमिशन मेथड में से। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस पे चलते हैं, जिनमें आप देख सकते हो कि पहले जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस ये आपके पावर ट्रांसमिशन मेथड में से है। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वेल्डिंग ब्रेजिंग में से। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आती है। इसके अलावा बहुत सारे हमने जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं। अब अगर आप ये वीडियो और पहले वाली वीडियो है उन दोनों को अगर देख लेते हो तो ये आपके पूरे पेपर का, मैं बोलता हूँ 100 तो नहीं बोल सकते कि आरटीयू हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा एक ट्रिक क्वेश्चन ऐड कर देता है जो सिलेबस से आप कह सकते हो थोड़ा सा बाहर होता है, या फिर थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होता है जो आपकी डीप नॉलेज को एनालाइज करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका 90% आपका जो पेपर है वो इसमें से कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो विदाउट वेट एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो अब आते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन मेथड इन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कि आपके मैकेनिकल्स में, मशीन्स में जो पावर ट्रांसमिशन हम करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल्स में तो हमको पता है पावर ट्रांसमिशन हम आसान से कर सकते हैं, किसी भी वायर के थ्रू आप पावर यहां से वहां भेज सकते हैं। ठीक है, हीट अगर आपको हीट ट्रांसमिट करनी है तो उसका भी आपके पास मेथड है। आप किसी भी लोहे के थ्रू गर्म करके या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करके यहां से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे मैकेनिकल पावर को आप कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, मान लीजिए आपकी इस जगह पे आपको मैकेनिकल पावर प्रोवाइड हो रही है, यहां से आपको दूसरी जगह पे कोई मशीन रखी है वो चलानी है, वो मशीन भी नॉट मूवेबल है, ये भी दोनों स्टेशनरी है। तो आप किस तरह से इस पावर को वहां तक पहुंचाएंगे, इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उन्हीं मेथड्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये है आपके बेसिकली, अगर बात करें तो आपने सारी चीज देखी होंगी आसपास। हम सबसे ज्यादा जो सबसे कॉमन यूज करते हैं वो है बेल्ट एंड रोप मेथड। सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं इसमें, यूज करते हैं बेल्ट्स का और रोप्स का सबसे ज्यादा यूज। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप आटा वाटा पिसता है उस जगह पे चक्कियां देखी होंगी आपने, या फिर बहुत जगह जो फ्लोर मिल से कुछ जगह होती हैं जहां पे बड़ी मशीन लगी होती हैं और उनसे चक्कियां या फिर बड़ी बड़ी मशीन चलती हैं। ठीक है, मोटर से, इंजन से। तो वहां पे हम पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बेल्ट्स लगी होती है, इतनी चौड़ी चौड़ी बेल्ट्स जिनसे आपकी पावर ट्रांसमिट होती है। ओके, इसके अलावा आपकी इसमें एक ऑप्शन चेन, आपकी जो साइकिल है, आपकी बाइक है, जहां पे आपका इंजन पावर बना रहा है या फिर अपने पैडल मार के पावर बना रहे हो, बट वो पावर
पहिए तक कैसे ट्रांसफर हो रही है, वहां पे आपका आप चेन यूज करते हो, चेन एंड स्प्रॉकेट्स यूज करते हो। इसके अलावा कई जगहों पे जहां पे जगह छोटी होती है, आपको बहुत ही छोटी जगह पे फुल एफिशिएंसी से पावर ट्रांसमिट करनी है, वहां पे आप यूज करते हैं गियर्स का। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पावर ट्रांसमिशन के। और ये आपका जो क्वेश्चन है वो अराउंड आपका 10 नंबर में आता है आरटीयू के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपसे पूछ सकता है कि अगर आपसे 10 नंबर में पूछा तो आपको उसके सारे टाइप्स बताने पड़ेंगे, उनको एलैबोरेट करना पड़ेगा, कुछ के स्कीमेटिक डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे। अगर 4 नंबर पूछता है तो आपसे उसको एक्सप्लेन करके उनके टाइप्स बता सकते हैं। 2 नंबर पूछता है तो आप सब टाइप्स डिनोट कर सकते हैं बिना किसी को एक्सप्लेन करे हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सारी चीजों की। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट मेथड। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन मोस्ट सिंपल जो मेथड है वो आपका पुली बेल्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एक पुली होती है, पुली के ऊपर हम इस तरह की जो रबर की बेल्ट्स होती हैं उनका यूज करते हैं, दोनों को चढ़ा देते हैं और टेंशन की वजह से, खिंचाव की वजह से वो बेल्ट्स एक दूसरे को छोड़ती नहीं है और पावर ट्रांसमिट करती रहती है, यहां से वहां, वहां से वहां। जिस वाली पुली से आप पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो उसको बोलते हैं ड्राइवर पुली, और जो पुली चल रही है उसको बोलते हैं ड्रिवन पुली। जैसे मान लो आपकी ये 2 पुलीज हैं, ठीक है, यहां से यहां तक आपने इसमें बेल्ट लगा रखी है। ठीक है, तो अगर ये भाई इस वाली पुली से आप इसको चला रहे हो तो ये हो गई आपकी ड्राइवर पुली और ये हो गई आपकी ड्रिवन पुली। ठीक है, इनको बोलते हैं बेल्ट पुली मेथड। अब देखते हैं कि सर ये बेल्ट पुली मेथड हमने देख तो लिया, लेकिन फिर कितने टाइप्स होते हैं बेल्ट्स के, कि हमने तो बहुत सारे टाइप्स देखे हैं। यस यू आर राइट, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ बेल्ट्स आर देयर। लाइक सबसे पहले जब हम बात करते हैं सबसे सिंपल जो आपने देखी होगी, इस तरह का पट्टे टाइप का होता है, जैसे आपका बेल्ट का पट्टा नहीं होता, अपनी जो बेल्ट यूज करते हैं अपन उस तरह की बिल्कुल फ्लैट, उसको बोलते हैं अपन फ्लैट बेल्ट, जो आपने इस तरह की देखी होगी। ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है जब इसी को हम, लेकिन इसकी अब कमी क्या है सर, सबसे बड़ी कमी इसकी, आप लॉन्ग रेंज में पावर ट्रांसमिट करते हो ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएट होती है। दूसरी बात आपकी पुली पे से इसको जैसे आपकी ड्रिल होती है ना, ट्रेन पटरी से उतरना, ऐसे ये भाई साहब पुली पे से उतर जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये पुली पे से उतर जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, ये जो अपने रास्ते से भटक जाती है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं वी बेल्ट का। यहाँ पे हम कौन सी यूज करते हैं, वी बेल्ट का। इसका साइज एक सेकेंड, लेट मी क्लियर इट। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुली बनाते हैं कुछ इस शेप की, जिसमें हम इस तरह की बेल्ट का यूज करते हैं, इसको अपन बोलते हैं वी बेल्ट। अब इसकी क्वालिटी क्या सर, अगर हम बात करें कि इस तरह की अपन ने जो पुली बनाई है, इस पुली के अंदर हम यहाँ पे बीच में एक ग्रुप लेके चलते हैं, जिस ग्रुप के अंदर ये जो पुली है वो, ये जो बेल्ट है वो फंस जाती है, बैठ जाती है। जैसे कि आप देखोगे इस तरह की उसमें ग्रुप्स होते हैं और इस ग्रुप के अंदर ये बेल्ट आके से बैठ जाती है, और फिर ये टेंशन की वजह से, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से स्लिप भी कम होगी। तो इसमें कितना स्लिप आपको एरिया मिला, जो टच हो रहा है वो इतना सारा, और इसी वजह से इसके अंदर स्लिप भी सबसे कम होती है, और ये आपका मोस्ट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करती है विदाउट एनी प्रॉब्लम, और साथ में ही ये आपकी स्लिप मतलब जो पुली से हटती भी नहीं है। ओके, एक सेकेंड। जी हाँ, तो ये इसके अलावा पुलिस से हटती भी नहीं है। इसके बाद जब हमने देखा कि सर ये अच्छी चल रही थी, ठीक है, वी बेल्ट अच्छे से काम कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आने लगी कि जहां पे आपको इस तरह का आपका एक गियर का सेगमेंट है, जहां पे आप इसको पुली को चला रहे हो, यहाँ इसको चला रहे हो, फिर यहाँ इसको चला रहे हो, तो अगर आपको चारों पुलिस को चलाना है तो आप कैसे करोगे सर। मान लीजिए ये आपकी ड्राइवर पुली है, ये आपकी ड्राइवर पुली है, आपने इसमें से बैट लगाई, टिक 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 यहाँ पे लगा दी, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो आपकी ये वाली पुली रह जाएगी। क्यों रह जाएगी सर आपकी ये वाली पुली, क्योंकि अगर आपने इस बेल्ट को खींचा नहीं, इधर खींचा इस पे चलाने के लिए, तो आपकी बेल्ट कैसी है, वी शेप की। वी शेप की बेल्ट अगर आपने इसमें लगाई तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ इस पुली से ये वाला हिस्सा टच होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो मतलब कि अब जब डिफरेंशियल टाइप से
जो अपोजिट साइड से किसी गियर को ड्राइवर करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो पुली को चलाना चाहते हैं, तो उस जगह पे ये हमारी सफिशिएंटली वर्क नहीं करती है। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसी चीज का सॉल्यूशन लेके आती है आपकी राउंड बेल्ट, जो आप देख पा रहे हो ना, ये राउंड बेल्ट, ये इस चीज का सॉल्यूशन लेके आती है। यहाँ पे ये कहती है कि कोई दिक्कत नहीं दादा, हम इसमें थोड़ा और एनहांस करेंगे, आप इस पुली को आप बना सकते हो गोल। अब कैसी है, जैसे यहां से वैसे यहां से, तो दोनों तरफ से बिल्कुल सेम है। आप इसको इधर से यूज करो या तिरछी यूज करो या ऊपर से यूज करो या नीचे से यूज करो, कहीं से भी यूज करो, ये सारी तरफ से आपकी पुलिस को एग्जैक्टली सेम अमाउंट पे चला सकती है। तो अगर अब आपने जो ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, अब आप इसको यहां से इसको हटा के, सॉरी पुली हटा दी हमने, तो इस पुली को अब आप यहां से इस तरह से इस पर कनेक्ट कर सकते हो। अब आपकी ये तीनों पुली सेम डायरेक्शन में, सॉरी ये फिर से बना देता हूं, ये इस साइड चलेंगी, ये इस साइड चलेगी और ये भी इस साइड चलेगी। अब आपकी ये रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रॉपरली वर्क करने वाली है सारी पुलियां। ठीक है, देख रहे हो, ये काम होता है राउंड बेल्ट का। आई रिपीट, चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम आपको क्या है, सबसे पहला हमने क्या की, पावर ट्रांसमिट करनी है, उसके लिए वी बेल्ट यूज में ली, सॉरी फ्लैट बेल्ट यूज में ली, पावर ट्रांसमिट कर रही है अच्छे से। उसकी कमी क्या थी, वो बेल्ट हाई लोड पे या फिर ढीली पड़ने पे, जो लोड कम होता है तो वो आपके जो पुली से हट जाती है, उतर जाती है, ये उसकी कमी थी। उसको कम करने के लिए हमने बनाई हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए वी बेल्ट। वी बेल्ट का क्या था, हाई सरफेस एरिया था तो फ्रिक्शन भी ज्यादा था, फ्रिक्शन ज्यादा था तो स्लिप कम होती, स्लिप कम थी तो पावर अच्छे से ट्रांसमिट हो रही थी। दूसरा फायदा, ये आपकी पुली से उतरती नहीं थी, बिल्कुल फिक्स ग्रुप्स में फिक्स होकर चलती थी। इसकी कमी क्या थी, जब आपको इससे रिवर्स पुली चलानी होती है, आपकी पुली इस तरह चल रही है, आपको रिवर्स पुली चलानी है, तो उस जगह पे ये काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो ये दोनों तरफ से इवन नहीं होती, यहां से वी टाइप की होती है, ऊपर से फ्लैट होती है। फ्लैट साइड को अब फ्लैट साइड के लिए आपको अलग से एक पूरी नई पुली बनानी पड़ेगी फ्लैट, और प्रॉपरली आपको फंक्शनिंग भी नहीं देगी। इसीलिए इसका जो और भी इसको और इवॉल्व किया हमने, तब हमारे पास निकल के आई कौन सी, राउंड बेल्ट। अब राउंड बेल्ट को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, इसके बाद एक और आती है आपकी फ्लैट बेल्ट बेल्ट विथ टूथेड, मतलब कि आपकी जो फ्लैट बेल्ट है ना, ये फ्लैट बेल्ट, इस पर हमने से दांते 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 लगा दिए। अब ये क्या करेगी, है तो चेन जैसी वी बेल्ट की तरह, लेकिन इसकी अब स्कीमेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ गई। लाइक अगर आप देखोगे, इससे इसके थ्रू जब आप पावर ट्रांसमिट करोगे, तो पहली बात तो ये भी ग्रुप्स में काम करेगी, और कुछ अलग नहीं है, ये है बेल्ट जो है वो वी शेप में ही है, इस तरह की शेप है ये, इसके थोड़ी थोड़ी सी दबी हुई। तो ये वी बेल्ट का जो टेंशन वाले एरिया होता है उसको कम कर देती है। ये अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो उसमें समझ में आएगा कि जैसे आप किसी भी पुली को ना इस पे छड़ाओगे, तो वो पुली उस जगह से कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब वहां पे रबड़ लगी हुई है तो पूरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, उस पर पूरी छड़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर उसके पीछे गैप होगा तो वो उस पुली को ढंग से पकड़ पाएगी, बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होकर पकड़ पाएगी। ये इसका फायदा होता है। ये आपने कहा देखी होगी, अगर आपने देखे होगे जितने भी छोटे मोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, मोबाइल और ओला बाइक तो सुनिए, ओला स्कूटी, उसमें यही पुली यूज होती है, यही बेल्ट यूज होती है पावर ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि हाई टॉर्क प्रोवाइड करती है। अगर उसमें एकदम से आपको बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए तो स्लिप नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें दांते बने हुए हैं, इसमें ग्रुप्स, इसमें ऐसे क्या कहते हैं इसको, टूथ बने हुए हैं, इसीलिए ये स्लिप नहीं हो सकती। और फ्लैट बेल्ट है, पावर अच्छी ट्रांसमिट करेगी आपकी। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया ना। इसके अलावा आपके दो मेथड और होते हैं जो बहुत ही सिंपल यूज करे जाते हैं। लॉन्ग रेंज के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है आपका, जिसको अपन बोलते हैं बेल्ट। इसके बाद आपकी आती है रोप मतलब रस्सियों से पावर ट्रांसमिट करते हैं। रस्सियां भी जस्ट इसका क्या कहते हैं, राउंड बेल्ट का सस्ता वर्जन है रस्सियां, उनसे पावर ट्रांसमिट करना। लेकिन उनकी कमी क्या है, जैसे रबड़ के अंदर होती है हाई टेंशन एबिलिटी, वो खिंच जाती है और खिंचने की वजह से उस पर टेंशन बढ़ जाती है, तो उसकी ग्रिप अच्छी बन जाती है। रस्सियों में उसके कंपेयर में टेंशन कम होती है, लेकिन राउंड बेल्ट का काम अच्छे से कर लेती है, कम एफिशिएंसी पे बहुत अच्छे से काम करती है रोप। ठीक है, अब तीसरा आता है सबसे मोस्ट शॉर्ट रेंज में, जब भी आपको पावर ट्रांसमिट करनी हो बहुत ही छोटी रेंज में, छोटी जगह पे,
तो उसमें नो मैटर कुछ भी हो, कैसा भी हो, कहीं पे भी हो, शॉर्ट रेंज के लिए गियर से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। आई रिपीट, कोई नहीं है, आप सवाल ही नहीं कर सकते इस चीज पे, गियर से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है, गियर्स पे अपन आगे बिल्कुल तरीके से बात करेंगे गियर्स क्या है, ठीक है, लेकिन आप समझ लो शॉर्ट रेंज के लिए गियर से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। और अगर आपको बहुत ही लॉन्ग रेंज पे पावर ट्रांसमिट करनी है तो वहां पे आपको मोटर जनरेटर सेट यूज करना पड़ेगा। जी हाँ, उस जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा मोटर जनरेटर, जस्ट बिकॉज लाइक अगर आपने, जैसे आपको मान लो इस जगह पे आपने पावर, यहाँ पे आपकी पावर बन रही है, ठीक है, और आपको यूज करनी है वहां पे, यहाँ से 100 मीटर दूर एक बहुत बड़ा प्लांट है, उसमें पावर यहाँ पे बन रही है लेकिन दूर यूज करनी है, तब क्या करोगे? एक एग्जांपल बताओ, अरे जहां पे आपकी बिजली बनती है उस जगह पे सोचो, वहां पे आपको कैसे मिल रही पावर? बाहर मैकेनिकल पावर ही तो मिल रही है। जहां पे आपके स्टीम टरबाइन घूम रहे हैं तो वो आपको मैकेनिकल पावर दे रहे हैं, लेकिन आपको अब यहाँ पे पंखा चलाना है, पंखा भी घूमेगा तभी आपको हवा देगा, और वो भी वहां पे घूम ही रहा है। तो वहां से यहाँ तक मैकेनिकल पावर कैसे आ रही है आपकी? वो आ रही है आपकी जनरेटर मोटर सेट की वजह से। वहां पे आपने जनरेटर लगा रखा है जो उस पावर को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है आसानी से 2 वायर लगाओ कहीं भी फ्लो कराओ, ठीक है, सिंपल साहब इलेक्ट्रिसिटी का। तो वहां से यहाँ तक इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है, उस इलेक्ट्रिकल पावर को आप वापस मैकेनिकल में चेंज करके हवा खा रहे हो आराम से। समझे? ये होता है लॉन्ग रेंज के लिए सबसे बेस्ट मेथड पावर ट्रांसमिशन का, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जी अगला सवाल आता है, व्हाट इज द स्लिप इन बेल्ट ट्रांसमिशन? देखिए, बेल्ट ट्रांसमिशन सबसे बेस्ट, अच्छा चल रहा था सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है। ठीक है, देयर इज नथिंग परफेक्ट। सो सेम चीज बेल्ट के अंदर, बेल्ट और पुलिस में भी आती है। यहाँ पे आपने 2 बेल्ट बना रखी है, ठीक है, लेकिन अब ये आराम से फ्लो कर रही है, वो भी ठीक है, लेकिन जैसे ही आप देखोगे, आप इन पे लोड बढ़ाओगे, लोड बढ़ाया या फिर कुछ भी किया, तो ये इसमें क्या होगा, आपकी पुली घूमने लग जाएगी, लेकिन ये रुक जाएगी बेल्ट। भाई दोनों, एक बात बताओ, दोनों एक दूसरे को टच करके चल रही हैं, अगर आप दोनों पे बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा एक दूसरे से दूर रहने का, एक दूसरे की से चिपक के चल रही है अलग होने का, तो ये कौन सी चीज है जो इनको इस फोर्स से काउंटर, मतलब इस फोर्स से अलग होने से बचाएंगी? वो इनका फ्रिक्शन। इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो लग रहा है, आपस में चिपके हुए, पुली और बेल्ट आपस में चिपके हुए, किसी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, और जो टेंशन ऊपर दबाव लग रहा है उससे उसका फ्रिक्शन बढ़ता है। लेकिन क्या हो कि आपका जो लोड है, जो उसे खींचने क्षमता, जो उसको खींच रहा है बेल्ट, वो आपके इससे भी ज्यादा हो जाए, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन से ज्यादा, तो उसी कंडीशन पे जब आपका जो फ्रिक्शन है, लोड क्या हो जाएगा, लोड ज्यादा हो जाएगा किससे, लगने वाले फ्रिक्शन से, तब क्या होगा, उस जगह पे क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शन कम पड़ जाएगा। और जैसे फ्रिक्शन कम होता है किसी भी 2 चीजों के बीच में, क्या होगा, अगर 2 चीजों के बीच में फ्रिक्शन कम होगा तो वो आपस में फिसलने लग जाएंगी। एम आई राइट? सो यही चीज उनके साथ होती है। यहाँ पे फिर क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन कम होता है, जैसे लोड बढ़ता है, तो आपकी पुली बेल्ट से फिसलने लग जाती है। मतलब पुली तो घूम रही है चलाने के लिए, लेकिन बेल्ट नहीं घूम पा रही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे लोड बहुत ज्यादा है, या फिर आपकी बेल्ट है वो बहुत ढीली है। बेल्ट ढीली होने पर भी यही होगा, क्योंकि बेल्ट ढीली हुई तो मतलब टेंशन कम होगा, टेंशन कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। सिंपल, समझे ना? जैसे हम कई बार करते हैं ना कि भाई अगर किसी 2 पुली के ऊपर ढीली बेल्ट चला दी तो बेल्ट घूमती रहेगी, उसे पुली घूमती रहेगी, बेल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेम चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, तो स्लिप क्या होती है, आपकी पुली और बेल्ट की जो लीनियर वेलोसिटी है, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आता है, उसी को बोलते हैं अपन क्या क्या बोलते हैं, स्लिप। क्या बोलते हैं इसको आप? हाँ, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, सुंदर सी लगेगी। इसी को अपन बोलते हैं स्लिप। आया समझ में? पावर ट्रांसमिशन स्लिप क्या होती है, पुली और बेल्ट की लीनियर वेलोसिटी के बीच में आया हुआ डिफरेंस क्या कहलाता है, स्लिप कहलाता है। किसी वजह से आता है, पुली और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन कम होने की वजह से। 2 मेन कारण, लोड का बढ़ना या फिर टेंशन का कम होना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब जी, अब आते हैं आपका जो मेन, मतलब बहुत सुंदर पॉइंट है कि यही आपसे बहुत पूछा जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर। गियर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के यूज होते हैं? देखिए, पहले मैं आपको साफ साफ बता दूं,
आपकी अब तक आपके इस दुनिया में जिसमें रह रहे हो ना आप, वहां पे लॉट ऑफ टाइप लाइक आप कह सकते हो 100 200 थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ गियर आप यूज कर रहे हो इस टाइम पे। लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते, हम पीएचडी करने थोड़ी बैठे, बीटेक करने बैठे, उसका भी एक सब्जेक्ट बहुत परेशान कर रहा है बेसिक मैकेनिकल, उसको क्लियर करने के लिए बैठे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही छोटा समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को समझेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे समझने वाले हैं ये 8 गियर्स को। ठीक है, देखें आपने सब कुछ है, यूज आपने सब कुछ किए हैं, आसपास में काम होते हुए सबसे देखा है, लेकिन पता नहीं है बस किसका नाम क्या है, इनका नामकरण करना, इनके बारे में बताना, वही चीज है। आपने जो चीज देखी है ना अब तक, आपके दृश्य जो है उनको एक तरह से नाम दे रहा हूं मैं, बस और कुछ नहीं है। तो मेरे साथ चलना। सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा, जहां पे हम बात करते हैं गियर्स की, तो ऐसी बात नहीं है आपने ये चीज कभी देखी नहीं हो, देखा है ना, घड़ियों में बहुत लगे होते हैं, टॉय कार्स में लगे होते हैं, बहुत जगह पे देखे होंगे, बहुत जगह पे देखे होंगे। ठीक है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को बोलते हैं गियर्स। गियर्स बेसिकली आपके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके उस पर काम करते हैं। ठीक है, बला गुण के सिद्धांत पे ये दोनों क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो जब भी आपको पावर के अंदर दो फैक्टर होते हैं पावर के, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर के दो फैक्टर होते हैं, वोल्टेज और करंट, ऐसे मैकेनिकल पावर के भी दो फैक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं स्पीड और टॉर्क। एक तो आपका पहिया जो घूम रहा है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, एक सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, और दूसरी बात वो कितनी दम से घूम रहा है, मतलब कि अगर आप उसके घूमने को रोकना चाहें तो आपको कितना दम लगाना पड़ेगा उसको घूमने से रोकने के लिए, उसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो इनके थ्रू आप है ना, जो छोटे बड़े क्यों होते हैं ये इसीलिए होते हैं, कभी सोचा है कि एक गियर छोटा एक गियर बड़ा क्यों है, सोचा है? वो इसीलिए होते हैं ताकि आपका वो स्पीड और टॉर्क के बीच में कम ज्यादा कर सके। ट्रांसफॉर्मर करता है इलेक्ट्रिकल्स में, गियर करते मैकेनिकल में, बस समझो। तो ये सबसे सिंपल गियर है, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या आती है, जब आप इनको यूज करते हो, जैसे इसमें ऐसे दांते हैं, ठीक है, आपकी मशीन बंद है, ये बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में, जैसे आपने मशीन चलाई, ये वाला गियर घूमना चालू करेगा और उस पर आके कटक लगाई दम, और फिर इसको घुमाएगा इस तरह से, फिर अगला वाला भी ऐसे आके लगेंगे और घुमाते जाएंगे। तो ये गियर जो आवाज बहुत ज्यादा करते थे, आवाज बहुत ज्यादा करते थे, साथ में इनकी इफिशियंसी भी कम थी। तो उस जगह पे पहली बात तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पर गियर। लेट मी क्लियर इट, इसको बोलते हैं क्या, स्पर गियर। स्पर गियर की क्वालिटी क्या है, सबसे सिंपल गियर है, ठीक है, इनमें दांत, इनमें जो टीथ्स होते हैं वो प्लेन होते हैं, बिल्कुल पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, पैरेलल तो हालांकि सब में होते हैं, सीधे होते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल। इसके बाद आया आपके हेलिकल गियर। मैंने बोला था ये क्या करते हैं, ऐसे की तरह आवाज करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये वाला टीथ है वो इस वाले टीथ से एकदम से कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, तो आवाज करते हैं, लोहे की आवाज टन टन की होती है, तो इसीलिए फिर हम इसमें यूज करते हैं हेलिकल गियर का। अब हेलिकल गियर क्या है, सेम आपका वो गियर ही है, लेकिन इसमें दांते तिरछे होते हैं। तो जब दूसरा गियर इस पे आके घूमना स्टार्ट करता है, अब इसमें गियर कैसे, ये इस तरह का है, किस तरह का, इस तरह का। तो यहाँ पे अब क्या है, तिरछा, देखिए आप देख सकते हो इस तरह तिरछा गियर है। अब यहाँ पे जब ये गियर दूसरा आता है लगने के लिए, तो ये छोटा सा हिस्सा देख सकते हो आप, इस तरह का थोड़ा सा हिस्सा इसका टच करता है इससे, इस तरह से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके टच होता है इसका दूसरे गियर का इससे, और इसी वजह से ये बहुत ही कम आवाज करते हैं चलने में, उनसे ज्यादा एफिशिएंट भी है, हाई पावर संभाल सकते हैं, साथ में आवाज भी कम करते हैं। ये क्वालिटी होती है हेलिकल गियर की। आई रिपीट, इनकी क्या क्वालिटी होती है हेलिकल गियर की, पहली बात तो साइलेंट होते हैं, दूसरी बात ज्यादा पावर में काम कर सकते हैं, क्योंकि भाई एवोल्यूशन वर्जन है इनका। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आई आपको, देखिए जैसे कि आप देख सकते हो इनमें तिरछे लगे हुए हैं, तो तिरछे लगने की वजह से इन पे जो पावर का जो फोर्स है, रिएक्टिव फोर्स, वो भी तिरछा जाता है। अब आपकी बेरिंग इसमें लगी हुई है, भाई बेरिंग तो लगी हुई है, बेरिंग कैसी होती है, आपका सीधे फोर्स संभालने के लिए, लेकिन उसमें जब रेडियल फोर्स लगता है, साइड में तिरछा फोर्स लगता है, तो वह कैसे संभाल पाएगी वो। तो उस जगह पे फिर यहां पे इसको काउंटर करने के लिए हम क्या किया, इस तरह का एक गियर लगा हुआ था। अब किस पे, आपकी बेरिंग पे इस तरह फोर्स लग रहा है, ठीक है, दम तिरछी लग रही है, तो इसको काउंटर करने के लिए हमने एक और गियर लगा दिया जिसमें, ठीक है, अब दो गियर लगा दिया, इस पे इस साइड फोर्स लग रहा है, इस साइड लग रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं, काउंटर कर देते हैं, और फोर्स आपका बिल्कुल इवन आ जाता है। और इसी गियर को अपन बोलते हैं हेरिंग बन गियर।
क्या बोलते हैं इसको, नाम बोलो मेरे साथ, हेरिंगबन गियर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हेरिंगबन गियर। ठीक है, ये इनका इवोल्यूशन वर्जन है। तो ये तो है आपके सिंपल गियर टाइप जो सबसे सारी जगह सारे इंजन में यूज होते हैं बेसिकली पावर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ये आपके स्पेशल गियर्स हैं। उससे पहले आपने समझे ना 3 गियर कौन कौन से, पहले आपका स्पर गियर, फिर हेलिकल, फिर हेरिंगबन। इनके नाम जरूरी है, आप वहां पे सिर्फ डायग्राम बनाए तो बैठोगे नहीं, इनके पूरे बना दोगे क्या, इतना टाइम है आपके पास, सारे के सारे डायग्राम बना दोगे। तो नाम इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है। ठीक है, अब एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा पहले की जो, जैसे आपने पहले की किसी ऑल्टो 800 को स्टार्ट करो आप, ठीक है, जिसको आप अपनी भाषा में मार्सिडीज भी बोलते हो, उसको स्टार्ट करो, कितना आवाज करता था उसका इंजन, या फिर बाइक को स्टार्ट करो कितना आवाज करते हैं इंजन। लेकिन आजकल की स्कूटी जो आ रही है नई नई, ठीक है, इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा मैं, इंजन वाली, कार को देखो बहुत ही साइलेंटली स्टार्ट होती है, कार स्टार्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कार स्टार्ट है। ना तो इंजन वाइब्रेशन करता है ना आवाज करता है। वो कैसे, वो इस वजह से क्योंकि उसमें अब ये वाले गियर यूज हो रहे हैं। ठीक है, स्पर गियर, हेलिकल गियर, स्पर की जगह हेलिकल गियर, हेरिंगबन गियर, इस तरह गियर यूज हो रहे हैं, इसलिए वो आवाज नहीं करती इतनी। अब आते हैं स्पेशल टाइप के गियर्स पे। अब रैक एंड पिनियन, इसको बताने की जरूरत है, ये आपके रोटेशनल मोशन जो होता है, ठीक है, रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में चेंज करता है। आई रिपीट, ये आपके रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। जो आपका, जैसे आपने देखा था इंजन के अंदर क्या था, पिस्टन किस तरह मोशन कर रहा था, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, तो उसको वापस रोटेशन मोशन में कौन चेंज कर रहा था, क्रैंकशाफ्ट। यहां पे एक गियर है, ये गियर घूमेगा और आपका ये जो है नीचे का गियर पैनल, ये आपका आगे मूव करेगा, तो आपका रोटेशन मोशन लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये है आपका रैक एंड पिनियन। इसके अलावा बेवल गियर, ये कभी देखना, सिलाई मशीन है ना, उसको खोल के देखना, सिलाई मशीन अलग खोल नहीं पाओगे, बिना खोले आपको दिख जाएगी ऊपर, उसको ऐसे चलाते हैं, ठीक है, सिलाई मशीन को, लेकिन वो ऊपर नीचे चलती है। ठीक है, तो उसके अंदर एक्चुअल में लगा होता है ये वाला गियर, मैंने देखा है, मैंने देखा तो मैंने काम किया है। ये जो गियर है आपका उसमें लगा होता है, किसमें, आपकी सिलाई मशीन में। इसका काम क्या है, ये आपकी पावर को 90 डिग्री के एंगल पे ट्रांसमिट करने का काम करता है। मान लीजिए आपकी एक दीवार है, जैसे मान लीजिए इस तरह की आपका एक कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ, दीवार बनी हुई, अब आपने यहाँ पे आपकी मोटर लगी हुई है, यहाँ पे क्या है, आपकी मोटर लगी हुई है, ये इसकी शाफ्ट निकल रही है, ठीक है सर, निकल रही है। अब आपको पावर यहां भेजनी है, इस साइड बनी हुई है, यहां से इस जगह पे आपकी मशीन लगी हुई है, आपको यहां पे पावर भेजनी है इसी शाफ्ट पे। तो कैसे करोगे सर, 90 डिग्री पे कैसे मोड़ोगे पावर को, तो उस जगह पे काम आता है बेवल गियर, जहां पे आपको पावर को 90 डिग्री के एंगल पे ट्रांसमिट करना होता है, उस जगह पे बेवल गियर काम आता है। बेसिकली ये थोड़े बहुत मतलब एंगल का छोटा मोटा कर सकते हैं अपन, बढ़ा सकते हैं, 90 डिग्री से कम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली 90 डिग्री पे। ठीक है, अगर आप चाहो उसको तो थोड़ी इसकी जो ये जो देख सकते हो, ये इस तरह का गियर है ये, ठीक है, इस पे इस तरह के बने हुए हैं, ये 45 डिग्री के एंगल पे है ये। ठीक है, अगर आप चाहो करना तो इसका एंगल आप बढ़ा के इसको बढ़ा दोगे तो आप कम डिग्री के एंगल पे भी काम कर सकते हो। जिस तरह, जैसे कि एक गियर ये हो गया, एक गियर ये हो गया, ये दोनों चल रहे, ये एक ये 45 डिग्री का एंगल, ये 45 ये दोनों का मिलकर 90 डिग्री हो गया। अगर आप चाहो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, 65 डिग्री, कितनी पे भी पावर ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आया आपका वॉर्म गियर, ये सबसे शानदार गियर लगता है मेरे को, इसका नाम ये वॉर्म गियर, कीड़े कीड़े वाला गियर। इसका फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा ये आपका वन डायरेक्शन होता है। जितने भी गियर आप देख रहे हो ये बाई डायरेक्शनल है, यही एक ऐसा कि यूनि डायरेक्शनल है। यूनि डायरेक्शनल मतलब पावर यहां से यहां ट्रांसमिट हो जाएगी, लेकिन वापस यहां से यहां नहीं आएगी, इधर से इधर वापस नहीं आएगी। ये फायदा होता है इसका। कहां पे काम लेते हैं, जैसे कि आपका आप लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट में क्या है, आप लिफ्ट को छोड़ो, वो तो ऊपर नीचे दोनों तरफ आती है। आप किसी जैसे कोई चीज नीचे से खींच रहे हो, ठीक है, खींच रहे हो, अब वो कसे जा रही है, कसे जा रही है, कसे, अब आपको पता है कि पहली बात तो उसको खींचने के लिए बहुत ज्यादा दम चाहिए, तो ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड को बहुत ही ज्यादा हाई टॉर्क में चेंज कर देते हैं, समझे। इसके पास जैसे आपका ये जो है ना, ये होता है आपका प्राइम मूवर, प्राइम गियर, ड्रिवन गियर, जो ड्राइवर गियर, यही है जो ड्राइवर
गियर यही है जो चलता है और इस वाले को घुमाता है, इसको घुमाता है। अब इसके ऊपर एक शाफ्ट के ऊपर आप रस्सी बांध दो, ये बहुत ही ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करेगा आपको, बहुत ही ज्यादा टॉर्क। और दूसरी सबसे खास बात, आपने इसको जहां पे रोक दिया, आई रिपीट, आपने इस मशीन को जहां पे रोक दिया, ऐसा नहीं है कि आपका 200 टन वजन ऊपर से खिंच रहा था, आपने मशीन को बंद किया और वापस नीचे आएगा, नहीं। क्योंकि जैसे ये आपका घूमने लगेगा उल्टा, तो ये गियर आगे फोर्स लगाएगा। अब आपका ये वाला गियर निकल के तो भाग नहीं सकता, आगे से कसा हुआ है, तो ये घूमेगा भी नहीं। क्योंकि आप देख लो ना इस पे, इस तरह की इसकी कंस्ट्रक्शन है वॉर्म गियर की, और जो नीचे वाला गियर है वो इस पे ऐसे लगा हुआ है, इस तरह से, इस तरह लगा हुआ है। अब इसको अगर ये घूमेगा, इस तरह वापस घूमेगा, तो इन पे फोर्स लगाएगा और इस पे फोर्स लगेगा आगे की तरफ। अब ये आगे की तरफ तो जा नहीं सकता, तो इसीलिए ये भाई साहब अपनी जगह बने रहेंगे और ये भाई साहब भी अपनी जगह पर ही बने रहेंगे, ये घूमेंगे नहीं। तो ये पहली बात तो यूनिडायरेक्शनल गियर है, ठीक है। और दूसरी बात, हाई टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए काम आता है। अगर आपको कभी भी अगर खुजली मचे इस गियर को देखने के लिए, इसके दर्शन करने के लिए, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है इसका, मार्केट में ना टॉय कार आती है, 50-60 रुपए की आती है, उसके ऊपर आपको ना वायर से जुड़ी हुई रिमोट मिलेगा, इस तरह का उसका रिमोट होता है और उसमें सिर्फ 2 बटन लगे होते हैं, पीछे इसमें 2 सेल लगे होते हैं, ठीक है, 2 बटन लगे होते हैं उसमें बस, और तार से जुड़ी हुई होगी गाड़ी। उसको कभी खोल के देखना, उसके अंदर आपको ना एक मोटर, और मोटर में यही वाले गियर मिलेंगे, वॉर्म गियर। देख लेना, मैं बता रहा हूं, मैंने बहुत गाड़ियां खोली है, यही वाले मिलेगा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, अगला गियर कौन सा है आपका। हाँ, तो इसका फायदा क्या था। पहली बात तो यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है, दूसरी डायरेक्शन में काम नहीं करता, तो आपके हैवी लोड के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। जहां पे आप लोड उठा रहे हो, आपकी मशीन फेलियर हो जाए या कुछ भी हो जाए, वायरिंग जल जाए, तार वार टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये आपका वापस लोड नीचे नहीं गिरने देगा, ठीक है। और दूसरी बात, हाई टॉर्क प्रोवाइड करता है, बहुत ही कम जगह पे, बहुत ही कम गियर्स के थ्रू हाई टॉर्क। नहीं तो इतना गियर, इतना आपको टॉर्क बढ़ाना है तो बहुत सारे गियर लगेंगे ऐसे। इसके अलावा स्पाइरल बेवल गियर, ये भैया 90 डिग्री का अपग्रेडेड वर्जन है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत बड़ी जगह कवर करनी होती है आपकी, बहुत छोटी जगह में काम हो जाता है। सिंपल है, कुछ नहीं है इसका। स्पाइरल बेवल नाम भी देख लो, सेम ही है, स्पाइरल बेवल गियर। ये 2 छिमे हुए थे, यहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा इंटरनल गियर, ये एक काम का चीज है, इसी का जो बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन है उसको अपन यूज करते हैं आपकी ना हर एक जो बड़ी हाई पावर, जो छोटी जगह पे बहुत ज्यादा काम करना होता है ना, वहां पे यही काम आता है। इसका मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, इस तरह का गियर होता है वो। ये इंटरनल गियर है, जिसमें क्या होता है, चूड़ियां, आपकी जो थ्रेड्स होती हैं, सॉरी टूथ होते हैं, वो अंदर बने होते हैं, ठीक है, अंदर बने होते हैं टूथ्स, और उन्हीं टूथ्स पे ये आपको पूरा मूव करता है अंदर की तरफ, सर्कुलेटिंग। अब इसका देखो, इसका बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन है, उसका मुझे गियर का नाम याद नहीं आ रहा, बट इसमें आप देखोगे तो इस तरह का एक वो होता है, ये अंदर से ये जो मेन गियर है वो ऐसे ही होता है ये, ठीक है, इस तरह इसमें बने होते हैं गियर सारे, बहुत सारे। और फिर इसके अंदर 1, 2 और 3, ये 3 गियर लगे हुए हैं, ये भी गियर ही है, छोटे छोटे से ऐसे, ठीक है। मैं इनको थोड़ा छोड़ो। और फिर ये जो गियर है ना आपस में बाद में, ये किसी एक उससे कनेक्ट होते हैं, शाफ्ट से। अभी आपस में मूव कर सकती है पूरी शाफ्ट, ये जो है, ये इस तरह की पूरी एक शाफ्ट होती है, उस पर कनेक्ट होते हैं। मतलब ये पूरे गियर से अगर आप देखोगे तो पूरे से मूव कर सकते हैं बेसिकली, बात करें तो ये तीनों इसके अंदर मूव कर सकते हैं। अगर आपने इसको रोक दिया, मशीन को चलते हुए रोक दिया, तब ये इस पे घूमने लग जाएगा, अदरवाइज पूरी मशीन को लेकर घूम सकता है। जब इसको आपने रोक दिया तो ये वाले घूमने लग जाएंगे। ये आपके बेसिकली छोटी मोटी ड्रिल मशीन जो होती है ना, ड्रिल मशीन जो होती है, उनके आगे जो गियर बॉक्स लगा होता है उसमें यूज होता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कार वगैरह की एक्सल्स में भी यूज होता है, लेकिन उसको इसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको। पर ये सबसे ज्यादा यूज होता है और इसी का इवॉल्व वर्जन है। तो ये बेसिकली आपके गियर्स के टाइप हो गए, स्पर, हेलिकल, हेरिंगबन, रैक एंड पिनियन, उसके अलावा बेवल, वॉर्म, स्पाइरल गियर और इंटरनल गियर। इन 5 को तो भूल मत जाना आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 गियर तो भूल मत जाना गलती से भी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है मटेरियल साइंस में, जब हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो उस जगह से आता है व्हाट इज वेल्डिंग, व्हाट इज ब्रेजिंग एंड व्हाट इज सोल्डिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इन सब के बीच क्या अंतर होता है। नाम सेम सेम से लगते हैं आपको, आपका वेल्डिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, तीनों के पहली बात तो काम एक ही है, दो मेटल्स को जोड़ना। सिंपल सिंपल इज दैट। इनका तीनों का काम है मेटल्स को जोड़ने का, तो इसलिए सबको सेम सेम लगती है। लेकिन एक्चुअली इन तीनों में अंतर क्या है वो हमको देखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। कभी पुराने पेपर उठा के देख लेना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो वेल्डिंग की। वेल्डिंग आपकी देखो, पहली बात तो कहते हैं जोड़ना क्या होता है। हम किसी भी एक बेस मेटल पे, जैसे कि आपकी साइकिल वगैरह में कोई आ जाता है ना, डेंट वगैरह आ जाता है, या कोई हैंडल टूट गया किसी भी चीज में, या फिर जैसे आपकी मतलब साइकिल कोई भी लोहे के पार्ट में कोई डेंट आ जाता है, या फिर कोई और टुकड़ा जोड़ना होता है, तो उस लोहे के पार्ट को तो बोलते हैं अपन बेस मेटल। अब उसके ऊपर एक दूसरा मेटल जोड़ा जाता है जो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जैसे वो नीचे का लोहे का है, बेस मेटल लोहे का, तो दूसरा वाला जरूरी नहीं लोहे का ही हो, कोई और मेटल भी हो सकता है, सिल्वर नहीं एल्यूमिनियम हो सकता है, या लोहे का भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, ठीक है। और इनको जोड़ने के लिए अपन एक अलग सा मेटल, अलग से एक मटेरियल यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फिलर मेटल। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अपन फिलर मेटल। पहला तो होता है आपका बेस मेटल जिसके ऊपर जोड़ा जाता है, दूसरा जिस मेटल को जोड़ा जाता है, और तीसरा होता है फिलर मेटल। ओके, ये आपकी सिंपल बात थी। अब देखिए वेल्डिंग होती है सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो वेल्डिंग जॉइंट आर स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट यूज्ड बियर एंड लोड, used to bear and load. Strength of the welding portion of joint is usually more than the strength of base metal. मतलब कि आपका जो वेल्डिंग का जॉइंट है ना, सब पहली बात तो बेस का मेटल जो है, जैसे आपका लोहा है उसके ऊपर आपने वेल्डिंग करी, तो कई बार तो आपका जो वेल्डिंग का जॉइंट उस लोहे से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब कि आपका लोहे की जो मशीन जो भी पार्ट है आपका वो टूट जाएगा लेकिन जॉइंट नहीं खुलेगा। तो वेल्डिंग जॉइंट इज द मोस्ट स्ट्रेंथ, मतलब मोस्ट स्ट्रॉन्ग जॉइंट एवर, ठीक है। वेल्डिंग जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है। इसके बाद में आती है आपकी ब्रेजिंग। ब्रेजिंग का जॉइंट वेल्डिंग से तो कम कमजोर होता है लेकिन सोल्डरिंग से मजबूत होता है, ठीक है। वेल्डिंग का जॉइंट ब्रेजिंग का जॉइंट वेल्डिंग से मजबूत होता है लेकिन सोल्डरिंग से हल्का होता है, ठीक है। तो आप अगर लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग के मामले में, एक सेकेंड, आई होप यू गाइस कैन सी दिस, ठीक है। वेल्डिंग सबसे ज्यादा, उसके बाद में ब्रेजिंग, उसके बाद में सोल्डरिंग, ठीक है। इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, वर्किंग टेम्परेचर। वेल्डिंग सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे होती है, 2000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस पे होती है वेल्डिंग। कम से कम कितने पे? एटलीस्ट 2000 से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पे आपका क्या होता है बेस मेटल पिघलता है। आई रिपीट, इसमें क्या होता है आपका बेस मेटल पिघलता है, और फिर जो आपका सब्स्टिट्यूट मेटल है वो भी पिघलता है। फिलर मेटल पिघले ना पिघले, फिलर मेटल यूज करो ना करो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझो बेस मेटल पिघलेगा, दूसरा मेटल पिघलेगा, जब उन दोनों को जोड़ देंगे और फिर सूखेंगे तो दोनों के पिघले हुए धातु आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। ये मेथड होता है वेल्डिंग का। तो टेम्परेचर वेल्डिंग का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। कितना होता है? अराउंड, ये होता है आपका अराउंड 4000, 2000 से 4000 के बीच में होता है, ठीक है। ये होता है आपका 2K से 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रेजिंग का। वेल्डिंग से कम होता है, 650 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। तो ब्रेजिंग का कम होता है, कितना होता है आपका? 650 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है आपकी सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का सबसे कम होता है, अराउंड ये होता है आपका 150 डिग्री सेल्सियस। ये मैं इसलिए कलरफुल कर रहा हूं ताकि आप बाद में स्क्रीनशॉट ले पाओ, ठीक है। इसके बाद इसमें फिलर मेटल यूज करो ना करो जरूरी नहीं है। वेल्डिंग आप देख सकते हो उसमें फिलर मेटल यूज करो ना करो,
कई कई जगह करा जाता है, कई जगह नहीं करते। आर्क वेल्डिंग में करते हैं, गैस वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है। ब्रेजिंग में जरूरी होता है फिलर मेटल, क्योंकि ब्रेजिंग के अंदर आपका जो बेस मटेरियल है वो पिघलता नहीं है, ना सोल्टिंग में पिघलता है। ब्रेजिंग के अंदर हम बेस मेटल को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें जो फिलर मेटल है जिसका टेम्परेचर से कम होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, उसमें पिघलाया और उसके ऊपर डाल दिया। अब वो सूखेगा और उस जगह हो जाएगा। जैसे कि ब्रेजिंग में आप देखो, जब आपकी गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग में आप जैसे बर्तनों में कभी कभी बहुत ही पुराने बर्तन होते हैं पीतल के, उनमें होल हो जाता है ना। अब उस होल को भरवाने के लिए क्या करते हैं, अब लेके जाते हैं उनके पास। अब वो क्या करते हैं, उस के ऊपर गैस से उसको गर्म करते हैं और उसके बाद में एक पीतल की रॉड होती है उनके पास, उस रॉड को पिघला पिघला के उसके ऊपर डालते हैं। अब क्योंकि वो रॉड जो पिघला हुआ मेटल है वो उस पर जगह बना लेगा और जगह बना के सूख जाएगा क्योंकि आपका बेस मेटल भी गर्म हुआ था, बर्तन भी गर्म हुआ था, ये भी पिघला हुआ था, दोनों आपस में जॉइंट बना लेंगे। अच्छा, ये होती है आपकी ब्रेजिंग। सोल्डरिंग तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोल्डरिंग में क्या है, आपका जिस जगह पे आपको लगाना है उस जगह पे सोल्डर डालो, सोल्डर को गर्म करेंगे अपन, सोल्डर गर्म होने की वजह से पिघलेगा और फिर कोई भी मेटल आप उसमें चिपका सकते हो, मतलब कॉपर है, सिल्वर, एल्यूमिनियम जो आप यूज करो, वो वायर उसके अंदर चिपक जाता है, वो पकड़ बना लेता है अपना, ठीक है। सोल्डर यूज करते हैं, सोल्डर मतलब टिन प्लस लेड। देखो ये 3800 डिग्री सेल्सियस पे काम करती है, ठीक है। ये 3800 डिग्री सेल्सियस चलती है, ये 450 350 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ, ये एक्चुअली उल्टा हो गया है, ठीक है। ब्रेजिंग इधर आना चाहिए, सोल्डरिंग इधर। ये 600 डिग्री पे, ये 450 डिग्री से कम। टू जॉइन वर्क पीस एंड नीड टू बी हीटेड द मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट से कम पे हीट करते हैं, तो यहाँ पे तो बहुत ही कम हीट करते हो, कोई जरूरत नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस मेटल में चेंज एट द ड्यू टू हीटिंग ऑफ एंड कूलिंग ऑफ जॉइंट। इसमें जो वेल्डिंग के अंदर जो बेस मेटल है ना, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, क्योंकि भाई आपका मेटल पूरा तो मेल्टिंग पॉइंट तक पिघल गया, फिर ठंडा हो गया, तो उसकी वजह से उसमें कास्टिंग आ जाती है, वो टूट सकता है, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसमें कोई चेंज नहीं आता, इसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे मेटल सिर्फ गर्म हुआ है, पिघला थोड़ी है, बेस मेटल पिघलता नहीं है। उसके अलावा हीट कॉस्ट इज इन्वॉल्व एंड हाई स्किल लेवल इज रिक्वायर्ड। वेल्डिंग करने के लिए भाई बहुत ज्यादा हाई स्किल चाहिए, कोई भी टच्चा बच्चा नहीं कर सकता। पहली बात तो बहुत ही ज्यादा हाई करंट पे होती है, उसमें अगर आपने वहीं पे अगर कोई ढंग से उसको मेंटेन नहीं किया ट्रांसफार्मर को, जिससे करते थे आर्क वेल्डिंग से, गैस वेल्डिंग से, तो गैस वेल्डिंग से धमाका होने का खतरा है और आर्क वेल्डिंग से करंट का खतरा, तो मरने के चांस पूरे पूरे। साथ में अगर आप करने बैठ गए वेल्डिंग और ध्यान से अगर आपने चश्मा नहीं लगाया, आर्क वेल्डिंग में अंधे हो जाओगे। गैस वेल्डिंग में अगर ढंग से नहीं किया तो टॉर्च ही नहीं जलेगी आपसे, अगर स्किल नहीं होंगी तो उसके लिए हाई स्किल चाहिए। इसके लिए कम से कम स्किल होंगी तो भी चलेगा, क्योंकि क्या करना है, मेटल गर्म करना है, उसको पिघलाना है, तो वेल्डिंग से कम पे चल जाएगा काम। वेल्डिंग से कम स्किल होंगी, कम एक्सपीरियंस होगा, चल जाएगा। और सोल्डरिंग के लिए तो क्या ही स्किल चाहिए, इधर से बोलो, आप हमारे स्टूडेंट्स करते हैं ना, सोल्डर वायर लिया, आयरन लिया, उस पर पिघलाते जाओ, बन गया जॉइंट। लेकिन बेसिकली इस पे भी स्किल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनसे कम, क्योंकि यहाँ पे जान का खतरा नहीं होता कोई भी, यहाँ पे उससे भी कम खतरा होता है, लेकिन वहां पे खतरा सबसे ज्यादा है वेल्डिंग में, ठीक है। ये आपको ये की पॉइंट्स मेंशन करने हैं क्वेश्चन लिखते टाइम, इसीलिए बता रहा हूं। इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट इज जनरली रिक्वायर्ड एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ वेल्डिंग। यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट जरूरी है, यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ जरूरी नहीं है। नो प्री हीटिंग ऑफ वर्कपीस इज रिक्वायर्ड बिफोर द वेल्डिंग एज इट कैरी आउट द हाई टेम्परेचर। यहाँ पे बात कर रहे हैं प्री हीटिंग की, मतलब कि आप जिस मेटल को चिपकाना चाहते हो उसको पहले थोड़ा गर्म करना जरूरी है क्या? हाँ, वेल्डिंग में बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि वेल्डिंग में दोनों मेटल ही जो चिपकने वाले हैं वो उनके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म हो जाते हैं, पिघल जाते हैं भाई, तो उसको पहले से गर्म क्या करना, वो तो पैसे ही पिघल ही जाएंगे। तो इसीलिए वेल्डिंग में जरूरी नहीं है प्री हीटिंग, लेकिन ब्रेजिंग में जरूरी होती है, क्योंकि ब्रेजिंग में आपका ये मेटल तो पिघलता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले उस मेटल पूरा गर्म करते हैं, गर्म करेंगे और फिर दूसरे जो फिलर मेटल है उसको पिघला के डालेंगे, तो उसकी वजह से प्री हीटिंग की वजह से जॉइंट अच्छे बन जाते हैं। सोल्डरिंग में जरूरी नहीं है, सोल्डरिंग में अगर आप कर लेते हो तो अच्छा है। अगर आप जिस वर्क पीस पे काम कर रहे हो, आपका जहां पे आपको सोल्डरिंग करनी है, अगर उस जगह को थोड़ा गर्म कर लो उसके बाद उसमें सोल्डर लगाओ तो अच्छा बनेगा जॉइंट। जरूरी नहीं है पर कि आप करो ही करो, करोगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी करनी है तो भी हो जाएगी, काम चल जाएगा। जॉइंट प्रॉपर, जॉइंट बहुत ही मजबूत बनाना है तो ये मेथड यूज करो, प्री हीटिंग करो, ठीक है।
तो ये आपके बेसिक डिफरेंस होते हैं सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग में। ठीक है, वेल्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग, टेम्परेचर सबसे ज्यादा, स्किल सबसे ज्यादा चाहिए, खतरा सबसे ज्यादा। ठीक है, ब्रेजिंग उससे कम, सोल्डरिंग उससे भी कम। वेल्डिंग का पैसा सबसे, वेल्डिंग में पैसा सबसे ज्यादा जाता है, ब्रेजिंग मुझसे कम जाता है, सोल्डरिंग मुझसे कम जाता है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अगला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। अब देखिए वेल्डिंग हमने अभी पढ़ ली थी क्या क्या है। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा टाइप्स के अंदर अपन को नहीं जाना। देखो 3-4 टाइप की वेल्डिंग होती है बेसिकली अगर आप बात करोगे तो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका आर्क वेल्डिंग, जो आपने सबसे कॉमन देखी है। वो एक रॉड पकड़ के एक वायर उस पर लगाते हैं न्यूट्रल का, इस पे पकड़ के और उस पर स्यूं स्यूं करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आर्क निकलता है उससे। आर्क की वजह से आपका जो मेटल है वो पिघल जाता है और वेल्डिंग होती है आपकी। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्क वेल्डिंग। जैसे देख सकते हो आप इसमें आर्क वेल्डिंग कितने टाइप होती है, कार्बन आर्क, मेटल आर्क, प्लाज्मा आर्क, गैस मेटल आर्क, टंगस्टन आर्क। ये मतलब आप किस किस तरह से आर्क बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कार्बन की छड़ यूज करोगे तो कार्बन आर्क, प्लाज्मा हाई वोल्टेज पे जब दो मेटल्स को बहुत ही ज्यादा पास रखा जाता है ना, टच नहीं कराते लेकिन बहुत ज्यादा पास रखते हैं, तो उस वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं डायरेक्टली एयर के थ्रू, और उसी वजह से उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और वो प्लाज्मा जब निकलता है तो बहुत ही ज्यादा हीट क्रिएट करता है, उसी की वजह से हम जो वेल्डिंग कर सकते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, आर्क की तो आपको पता ही है। यहाँ पे देखेंगे गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन। ये एसिटिलीन क्या है, ये आपके गैस के टाइप है, ऑक्सीडाइजर की टाइप है। यहाँ पे एयर यूज करते हैं ऑक्सीडाइजर में, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग से लगाते हैं ऑक्सीडाइजर के लिए। एसिटिलीन गैस यूज करते हैं, सिंपल सी बात है दोनों में। और इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज करते हैं। ये 3 टाइप की गैस वेल्डिंग होती है, ऑक्सी एसिटिलीन, एयर एसिटिलीन और ऑक्सी हाइड्रोजन। एसिटिलीन आपका आपकी जलने वाली गैस है, और इसमें जो ऑक्सी एयर जो है वो आपके ऑक्सीडाइजर्स हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बट स्पॉट स्ट्रीम प्रोजेक्शन। बट वेल्डिंग सिंपल है। अरे यार आपने देखी होगी फ्रिक्शन वेल्डिंग आई है नई उसमें क्रेज में। उसमें क्या करते हैं, दो मेटल्स को आपस में उस लेवल तक घुमा मतलब घिसा जाता है कि वो उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है, वो हीट उनको पिघला नहीं दे, तब तक उसको घिसे जाते घुमाए जाते, और जब वो पिघल जाते हैं तो वो चिपक जाते हैं शानदार तरीके से। उनको घुमाना बंद कर देते हैं दोनों को साइड साथ में। ठीक है, वो होती है फ्रिक्शन वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ये तो नई है, इलेक्ट्रॉन बीम लेजर वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, इसमें आती है फ्रिक्शन वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक डिफ्यूजन, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजिव धमाके करके। और यहाँ पे जो आपकी आती है यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग। आपने स्पॉट वेल्डिंग लिथियम आयन सेल देखे, वो जो बैटरीज आती है सेल आपके स्पीकर में, ब्लूटूथ स्पीकर उन सब में लगे होते हैं ना सेल, 3.7 वोल्ट टू 4.72 वोल्ट के लिथियम आयन, उनके ऊपर अपन स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। बहुत ही ज्यादा अमाउंट का करंट थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं जिससे वो मेटल आपस में चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। देखिए होगी आपने पिट पिट करके ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको पिट पिट करके चिपकाते हैं। ठीक है, वो पत्तियों के बीच में जब आपको बहुत ही पतली पतली लेयर्स के बीच में सोल्डिंग वेल्डिंग करनी होती है ना, तब उसका यूज करते हैं, और वो बहुत ही कम एरिया को आपस में चिपका देती है, उसको बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, ये इनके टाइप है। टाइप्स लिखने बहुत कुछ नहीं है। अगला, अब आता है आपका डिफरेंस बिटवीन रोलिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूशन एंड ड्राइंग। देखिए जब मैं आपको एग्जाम पेपर को एनालाइज कर रहा था ना, एग्जाम पेपर्स को एनालाइज कर रहा था, तो 2 टाइप के क्वेश्चन ही मुझे सबसे ज्यादा पूछने को देखे थे मैंने एग्जाम में। सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका वो था आपका इनको लेके क्या कहते हैं, वेल्डिंग के टाइप्स को लेके, मतलब डिफरेंस को लेके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। और दूसरा क्वेश्चन था इनकी डेफिनेशन को लेके, फोर्जिंग क्या होती है, रोलिंग क्या होती है, एक्सट्रूशन क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है। ड्राइंग वो चित्रकारी बाई ड्राइंग नहीं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, मैं थोड़ा फंबल करता रहता हूँ तो थोड़ा बहुत उसको इग्नोर करना, जस्ट मेरी ये शुरू किया जाता है। बट डिफरेंस देखते हैं अपन तो, रोलिंग, एक्सट्रूशन, फोर्जिंग, ड्राइंग, ये चारों जो हैं ये बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइप है। यहाँ पे क्या करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी हम देखेंगे तो शेप देने के टाइप है। इनके थ्रू हम किसी भी मेटल पीस को, किसी भी जॉब को शेप देते हैं। और इनके दोनों के टाइप होते हैं अलग अलग, एक तो हॉट एक कोल्ड में। बेसिकली सबसे ज्यादा तो आप देखेंगे रोलिंग में हॉट ही यूज करते हैं इन सब में,
मतलब आपके मेटल को आप गर्म करोगे, बहुत ज्यादा बिल्कुल लाल पड़ जाए इतना, उसके बाद उस पे जो चारों प्रोसेस है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, जिनमें बात करते हैं रोलिंग की। सबसे पहले रोलिंग आपने बहुत ज्यादा देखी होगी। ठीक है, रोलिंग का यूज किया जाता है जब आपके बहुत ही बड़े किसी भी मेटल पीस को अपन को पतला करना हो, छोटा करना हो, थिन बनाना हो ना, उसके लिए अपन यूज करते हैं रोलिंग का। इसमें हम क्या करते हैं, मेटल को बहुत ही बड़े दो रोलर्स के बीच में से गुजारते हैं, और उस रोलर्स के बीच में से आगे जाके, मतलब पहले इतनी दूरी पे लगे हुए, अगले वाले उनसे थोड़ी सी कम दूरी पे, अगले वाले उनसे भी कम दूरी पे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पर रोलिंग। जब आपका ना मेटल पीस इस तरह के दो रोलर्स में के बीच में से गुजारते हैं, दो रोलर्स की साइज के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम होता है, आपका मेटल पीस मोटा है तो वो उनके हिसाब से पिचक जाता है। ठीक है, प्रेशर की वजह से। तो इस प्रोसेस की वजह से उसका जो वो थिन हो जाता है। इसी प्रोसेस के थ्रू आपकी जो पतली पतली लेयर्स होती है ना, लोहे की चादर होती है, कोई भी मेटल शीट जो बनाई जाती है वो इसी प्रोसेस से बनाई जाती है। किसके थ्रू? रोलर के थ्रू, रोलिंग के थ्रू। ठीक है, बहुत बार करते हैं। इसका सिंपल आपको अच्छा एग्जांपल दूं, ये दोनों होती है हॉट और कोल्ड में। कोल्ड में अगर आप देखोगे ना कभी, तो कभी किसी सुनार की दुकान के पास जाना, सुनार की दुकान पे, वहां पे उनको आपको ना उनके जस्ट पीछे की तरफ है ना, अंदर की तरफ, दुकान में अंदर की तरफ, मतलब ऐसे नजर मत मारना, वो कहेंगे कचोरी में नजर मार रहे, बट बेसिकली आपको ना इस तरह की एक गन्ने के जूस की टाइप की एक मशीन मिलेगी। हाँ, गन्ने के जूस की मशीन जो है वो भी रोलर के टाइप है, लेकिन वहां पे उसी गन्ने को पीस पीस के तेल जूस निकालते हैं। यहाँ पे अब भाई मेटल पे तो देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो बेचारा बस पिस के रह जाता है गन्ने के जूस में, वो गन्ने की मशीन में, तो गन्ने के पास रस है तो उसका रस निकल जाता है और वो पूरा तहस हो जाता है, यहाँ पे मेटल पचक जाता है। तो इस तरह की है ना, उसके पास वहां पे भी होते हैं जिनमें इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं इस तरह के। ये क्या करते हैं, जब आपके ऐसे आपको सुनार के पास गए, आपने उसको बोला कि सोने की मुझे चेन बनवानी है पतली, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उस सोने के पीस का धागा बनाते हैं लंबा, और उसके लिए वो इसी रोलर का यूज करते हैं। यहाँ पे अलग अलग मोटाई के वो बने होते हैं थ्रेड्स, उसमें लगाया, घुमाया, पतला होकर निकल गया, फिर उससे भी पतले वाले में डालेंगे, उतना पतला हो जाएगा, फिर उससे भी पतले वाले में डालेंगे, तो इस तरह कर करके फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, मतलब पतले पतले होते होते इस तरह के बहुत छोटे टाइप्स के वो होते हैं, उनपे ग्रूव्स, उसमें से निकालते हैं, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं रोलिंग। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, रोलिंग होगी फोर्जिंग के बारे में। फोर्जिंग आपने बहुत ज्यादा देखी होगी, जिसमें आप अगर देखते हैं तो जो लोहार होता है ना, लोहा, उसको गर्म करने के बाद ठप 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 पीटता है, हैमरिंग करता है, उसी का सेम थोड़ा बहुत मिला जुला वर्जन है, इसको बोलते हैं फोर्जिंग। बेसिकली फोर्जिंग के अंदर क्या करते हैं, आपका जो मेटल पीस है, जो भी मटेरियल है, उसको गर्म करके एक डाई के अंदर रखते हैं, एक बहुत ही डाई मतलब कि आप समझे सांचे के अंदर, और फिर उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं ऊपर से, और उस प्रेशर की वजह से वो गर्म तो है ही है, वो कहते हैं ना कि लोहा गर्म में मार दो थोड़ा, तो वो लोहा गर्म होता है, उसमें प्रेशर डालते हैं, प्रेशर की वजह से वो उस डाई का शेप ले लेता है। ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है डाई का शेप, आपको वो डिजाइन बनाना हो, आपको उसका साइज में कोई अंतर लाना हो, उसको बोलते हैं फोर्जिंग। ये दो टाइप की होती है। मैंने आपको हथौड़े वाला एग्जांपल क्यों दिया था, क्योंकि फोर्जिंग के थ्रू हम हथौड़े तरह पिटाई भी करते हैं, जिससे कि जैसे आपका मेटल पीस है, इतना इतना मोटा है ये, अब इसको गर्म करने के बाद ये अभी यहां से तो ये देख लो आप, बिल्कुल बंद हो जाएगी, जैसे पूरा दबेगा तो यहाँ पे बस यही हिस्सा बचेगा, ये हिस्सा ही बचेगा बस। लेकिन ये खुला भी होता है, जिसमें आप एक आपका मेटल का पूरा नीचे बेस होता है, और ऊपर से एक इस तरह का हैमर लगा होता है, और वो कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, ठप ठप ठप। अब यहाँ पे आप मेटल पीस को रखकर गर्म करके और उसकी पिटाई करवा 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 के उसको अपने शेप में लाते हैं, इसको बोलते हैं फोर्जिंग। ठीक है, ये लेकिन ओपन में इसको बोलते हैं ओपन, ये होती है क्लोज। क्लोज में क्या होता है, आप उस पर प्रेशर डाल के या पीट के उसको एक फिक्स शेप में लेके आते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी फोर्जिंग प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल को गर्म करके एक डाई के अंदर रखते हैं, और उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू या फिर किसी भी तरह से प्रेशर लगा के या पीट के उसको एक शेप में लेके आते हैं। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं वर्क। जिस पीस पे आप काम कर रहे हो, जिस चीज के थ्रू जिसको अपन चेंज करना है, उसको बोलते हैं वर्क। अब रोलिंग हो गई, फोर्जिंग हो गई। एक्सट्रैक्शन, आपका मेटल गर्म करा, और भाई बेसिकली आपने क्या किया, आपके पास बहुत ही बड़ी, बहुत ज्यादा भीड़ एक जगह पे है,
ठीक है, बहुत सारे लोग, हजारों करोड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग एक जगह चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सामने भाई हमको तो इस किले को तोड़ना है। लेकिन क्या वो उस किले में एक साथ एंटर हो जाएंगे? हो जाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि किले का गेट है आपका इतना सा, ठीक है, किले का गेट इतना सा है और लोग हैं इतने सारे, यहाँ पे इतने सारे में, तो क्या सारे सारे अंदर घुस जाएंगे? गेट को तोड़ दो तो भी घुस जाओगे? नहीं, उनको क्या करना पड़ेगा, पूरे बस थोड़े 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 के अंदर जाना पड़ेगा। भले आए लाखों करोड़ों थे लेकिन जाएंगे उतने ही, 10 10 5 5 एक बार में। तो सेम मेथड यूज करते हैं पर इसमें, क्योंकि अगर वो लोग नहीं गए, भाई ये लोग अगर नहीं जाएंगे ठीक है, पीछे वाले पे पूछ लगाएंगे, अरे चल भाई चल, लाइनों में लगते तो ये तो होता है, पीछे में धक्का देते हैं और आपको अंदर जाना ही पड़ता है। सेम चीज यहाँ पे है एक्सट्रैक्शन में। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक मेटल पीस को, वर्क को एक डाई के अंदर रखते हो और उसके पास उसमें पीछे से प्रेशर लगाते हो। प्रेशर लगने की वजह से आगे एक बहुत ही छोटा होल होता है, जिस तरह का आपको उसको शेप देना होता है, जिस डायमीटर का आपको उसको रोल करना है, जिस पतली शीट में चेंज करना है, जिस शेप में चेंज करना है, उस तरह की डाई बनी होती है। और उसमें से जब उसको फोर्स लगाते हो आप, तो उसमें से जब वो निकलता है पिघला हुआ, मतलब थोड़ा सा मेल्टेड हीट, हीट फॉर्म में, तब वो उसी का शेप ले लेता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रूशन। ठीक है, ड्राइंग एज इट इज सेम ही है, लेकिन रोलिंग का अपडेटेड वर्जन है, उसमें इसी चीज का यूज करते हैं। ठीक है, रोलिंग में रोल कर रहे थे, यहाँ पे एक्सट्रूशन और रोलिंग को मिला के रोलिंग वाला काम कराते हैं, उसको बोलते हैं अपन ड्राइंग। इसमें क्या करते हैं अपन, छोटा एरिया है, चलती हुई चीजें, उसको दम से धकेलते हैं उसमें, उसका डायमीटर छोटा है, रोलिंग नहीं है लेकिन डायमीटर छोटा है, पीछे धक्का दोगे तो छोटे शेप में निकलेगा। रोलिंग की जगह पे इसका काम ले सकते हैं अपन एक्सट्रूशन का। एक्सट्रूशन वाले मेथड से जब रोलिंग वाला काम निकालते हो तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। आया समझ में चार प्रोसेस, रोलिंग क्या होती है, फोर्जिंग क्या होती है, एक्सट्रूशन क्या होता है और ड्राइंग क्या होती है। डन, चलिए आगे चलते हैं। मैं इसको टाइप करूंगा बस। अब आता है आपका, जैसे इनके टाइप लिखे हुए हैं, ठीक है, प्रोसेस हीटिंग मेटल थ्रू अ डाई ओपनिंग इन द क्रिएट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे ड्राइंग एडवांस, इसका काम क्या है, प्रोसेस रिड्यूसिंग द बार क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर और बार पुलिंग देम थ्रू अ डाई, इसमें खींचने के कर देते हैं छोटा। मतलब इन सब के बारे में लिखा हुआ है, ये आपको अगर पीडीएफ पूरी मिल जाएगी आप देख लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे आपको, हमारे हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे आपको। इसका नाम है स्वीट इंजीनियरिंग। इसका ये वाली पीडीएफ, साथ में इससे पहले जो वीडियो थी उसकी पीडीएफ, उन मतलब सारे चैप्टर्स की एक डेडिकेटेड पीडीएफ इंडिविजुअल आपको उनमें मिल जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में भी और साथ में लाइव विजुअल्स के लिए पीपीटी फॉर्म में भी, ठीक है, इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। कि आपके जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं, लाइक जितने भी टाइप के मटेरियल्स होते हैं, उनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज वो गेन करके रखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके आते हैं जैसे कि डेंसिटी हो गई, कि आपके जो मेटल है उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, इसके अलावा उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसके अलावा शाइनिंग है या नहीं है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी जो होती है वो आती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे कि इसमें लिख देता हूं मैं आपको, जैसे कि इसमें आपकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और कंपोजिशन, इसके अलावा स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस है किस तरह के स्टेट में आता है रूम टेम्परेचर पे, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है कि वो उसकी रिएक्शन वो कितनी है, कि रिएक्शन कितनी जल्दी करता है, रिएक्टिव है या नहीं है किसी से। जैसे कि आपका बात करें कि जेनॉन है, ये सारे जो क्या कहते हैं नोबल गैसेस का जो फॉर्मेशन है, वो सारे मटेरियल्स आपके कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते किसी के साथ, तो वो नोबल्स है। तो इस तरह की सबसे पहले आती है इसमें रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, इसके अलावा कोरोसिविटी,
कोरिजिवनेस, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की। हमारे लिए जरूरी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में तो आप जाओगे तो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा। जैसे कि अपन बात करें इसमें हार्डनेस, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी बोलते हैं, डक्टिलिटी होती है एक्चुअली वो, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के अलावा हार्डनेस, टफनेस, यार TOUGH, टफनेस, इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है उनको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो आपके मैकेनिकल वर्क करने पे शो करती है। लाइक हार्डनेस, आपका जो एलिमेंट है वो घिस जाएगा, सॉरी वो टूट जाएगा लेकिन घिसेगा नहीं, उसको बोला हार्डनेस। जैसे आपके स्क्रू ड्राइवर्स आते हैं ना, आपकी जो फाइल्स आती हैं, फाइल्स मतलब रेतियां, उनसे आप घिसते हो किस चीज को, तो क्योंकि उनकी हार्डनेस सबसे ज्यादा है, वो खुद नहीं घिसेंगी, दूसरी चीज को घिस देंगी। जिस चीज की हार्डनेस ज्यादा होती है वो दूसरे एलिमेंट को घिस देता है, ठीक है। हार्डनेस, डक्टिलिटी, दबने की क्षमता, आप इसमें फोर्स लगाओगे तो मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। इलास्टिसिटी, आप इसको खींचोगे तो उसकी डिफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी कि ये डिफॉर्म हो जाता है फोर्स लगने पे, डक्टिलिटी की तरह, लेकिन अपने आप अपनी पुराने वाली पोजीशन में वापस भी आ जाता है, पुरानी शेप में वापस आ जाता है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि आपकी रबर होती है, रबर, उसको आप खींचो, खिंच जाएगी, फोर्स लगाने पे वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। इलास्टिक मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक के आप चीजों को मोड़ दो तो मुड़ जाएंगे, टूटेंगे नहीं, मुड़ जाएंगे, लेकिन वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे पहले की तरह नहीं। लेकिन आप अगर स्क्रू ड्राइवर की टिप्स हो गई या फिर फाइल्स हो गई, इनको अगर आप मोड़ोगे ना तो टूट जाएंगे, मुड़ेंगे नहीं। इसके अलावा टफनेस, आपके इसको बोलता है आघात वर्तनीयता, मारपीट झेलने की क्षमता, मारपीट मतलब कि वैसी मारपीट नहीं जो घरों में होती है, इसका मतलब है आप उसको हथौड़े से पीटोगे उस चीज की, उसको बोलते हैं टफनेस, ठीक है। तो ये आती है आपकी इंजीनियरिंग मेटल्स की प्रॉपर्टीज, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, हालांकि बहुत लंबी लिस्ट है। कंडक्टिविटी, ये तो फिजिकल में आ जाती है, ये कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब चालकता, ठीक है। कोरोसिवनेस, हाँ यही। तो ये होते हैं आपकी बेसिकली फिजिकल क्या कहते हैं उसको, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, कि किस किस तरह की वो प्रॉपर्टी शो करते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपके, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर हाँ किसी भी क्वेश्चंस में या कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा, आपके कमेंट, आपके जो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इनके और भी अगर प्रॉपर्टीज आपको पता हो तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उस कमेंट को पिन करूंगा जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज बताएंगे, ठीक है। या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैं भूल रहा हूँ दो तीन, और हाँ या फिर वो जो उसका नाम, वो जो गियर था ना, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इंटरनल गियर का जो अगला टाइप है वो। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, मैं समझता हूं ये एक्चुअली इतना टिपिकल है कि क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन आते बहुत ज्यादा है इसमें से, ठीक है। ये भी रिपीट हुआ है लेकिन ये बहुत ही छोटा टॉपिक है आपके पूरे मेटल साइंस में से। देखिए आपने मेटल कास्टिंग पढ़ा है, ठीक है, कास्टिंग प्रोसेस पढ़ा है, इसमें आती है आपकी सैंड कास्टिंग या फिर किसी भी कास्टिंग प्रोसेस में। तो वहां पे जब आप देखते हो, आप जो जितना आपका जॉब है बनाना है, जो आपको वर्क पीस, क्या आप सैंड के लिए जो कास्ट बनाते हो, मोल्ड बनाते हो, क्या वो भी सेम डायमीटर का, सेम डायमेंशंस का होता है, सेम प्रॉपर्टीज में। जैसे कि मान लो आपको एक एम शेप का ये बनाना है, ठीक है, अब आपको ये बनाना है,
अब इसकी आपको इसकी हाइट लेनी है, ठीक है, ये हो गई आपकी 10 मान लो 100 mm। आपको इसकी विड्थ लेनी है, ये 80 mm लेनी है, ठीक है। इसकी जो ये वाली विड्थ लेनी है, ये आपको इसकी 10 mm की लेनी है। तो क्या आप मोल्ड बिल्कुल ऐसे बनाओगे? अगर कोई होशियार इंसान हुआ जो उसका काम करता है, वो बिल्कुल नहीं बनाएगा भाई। अगर आप कोई मेटल का पीस बनाना ना ऐसा एम शेप का, तो आप इसकी जो एक्चुअल डायमेंशन है मोल्ड के लिए, वो कभी भी इतने नहीं लोगे। वो आप इससे क्या करोगे, ये 100 mm की है ना, तो इसको आप 108 mm मिनिमम लेके चलोगे, या फिर 110 mm लेके चलोगे। इसको लेके चलोगे एटलीस्ट 12 mm, इसको लेके चलोगे एटलीस्ट 90 mm। यू नो व्हाई? जस्ट बिकॉज जब आप इन पे काम करते हो ना, तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है त्रुटियां, एरर्स। जब भी हम किसी भी चीज पे परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस कुछ भी करते हैं, तो उसमें ना एरर होने के चांस होते हैं। हमेशा एरर होते हैं, बहुत टाइप के हो सकते हैं एरर। ह्यूमन एरर होता है, एप्रेटिस एरर होता है, एनवायरमेंटल एरर होता है, उसकी वजह से। लेकिन सबका भाई कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है, लेकिन इन सबका भुगतना किसको पड़ता है? भुगतना पड़ता है आपके वर्क पीस को, आपके रिजल्ट को भुगतना पड़ता है, ठीक है। बाद में दिक्कत उसी में आती है। तो उन्हीं दिक्कतों को कम करने के लिए वहां पे तो अपने पास कोई प्रॉपर्टी मतलब वो नहीं होता कि भाई अगर आपकी ह्यूमन एरर आ गई तो आ गई। इसके लिए क्या है भाई, ढंग से करो। एप्रेटस एरर भाई चेक कर, पहले देख लो कि आपका आइटम सही है नहीं है, ठीक है। एनवायरमेंट एरर, ऐसी जगह से दूर रह के काम करो जहां पे दिक्कत हो सकती है, खतरा हो सकता है आपके रिजल्ट गलत खराब होने का। तो सेम चीज है ये, लेकिन यहाँ पे आपको वो मिलता है काम, चांस मिलते हैं कि आपकी एरर आएगी, आपको पता है। तो उससे उसको ओवरकम करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। जस्ट लाइक अगर, और उन्हीं एरर्स को अपन बोलते हैं पैटर्न अलाउंसेस। इसको बोलते हैं, अपन इसको बनाया ना, इसको बोलते हैं पैटर्न। क्या बोलते हैं? पैटर्न। और इसी को कम करने के लिए अपन यूज करते हैं पैटर्न अलाउंसेस, लाइक श्रिंकेज अलाउंसेस। सबसे पहला श्रिंकेज अलाउंसेस, ठीक है। फिर ड्राफ्ट अलाउंसेस, मशीनिंग अलाउंसेस, शेक अलाउंसेस, डिस्टॉर्शन अलाउंसेस। मशीनिंग अलाउंसेस, आप जब भी कोई वर्क पीस बनाते हो, आपने बना लिया, लेकिन कभी उसकी हालत देखी है? आप भले चांदी का ही क्यों ना बनाना, चांदी का ही सैंड मोल्ड के अंदर कोई वर्क पीस बनाओ, लेकिन वो शुरू से चमकेगा नहीं इतना शानदार। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उसको शेप देनी पड़ेगी, उसको शार्प करना पड़ेगा, उसको पॉलिश करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपने एक्चुअल लुक में आएगा, चमकेगा, भले सोना ही क्यों ना हो। तो उसके लिए क्या करें भाई, अगर आप मशीनिंग प्रोसेस करोगे उसके ऊपर, तो घिसेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। पॉलिश कर लो या फिर इसको स्क्रीनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, तो घिसेगा ही ना। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम 100 की जगह 110 mm, 80 जगह 90 mm, 10 की जगह 12 30 mm का जो सैंड पीस है वो बना के चलते हैं, मतलब जो मोल्ड है वो बना के चलते हैं, ठीक है। तो ताकि बाद में मशीनिंग अलाउंस के थ्रू वो वापस उसी शेप में हम ला सकें उसको, क्योंकि ज्यादा ले लिया हमने तो उसको कम कर सकते, कम को ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। श्रिंकेज, इसमें क्या होता है, आपने कोई वर्क पीस बनाया ऐसे, एम की जो ई जो है ना, ये टांगे ये बिल्कुल सीधी है, या फिर आपको एक लोहे का वो बनाना है, ठीक है, ऐसे डिब्बा बनाना है आपको, ठीक है, मान लिया। लेकिन आप सैंड के अंदर जब सैंड मोल्ड की बात करोगे ना, तो उसको बिल्कुल सीधा मत बना देना। सीधा बनाओगे ना तो ये आपके इसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए ये जो है ना, इसके सैंड मोल्ड है वो थोड़े से इस तरह के बनाए जाते हैं, मतलब इतना तो नहीं होता, बट इतना तो होता है कम से कम। इसकी जगह पे तिरछा बनाया जाता है, क्योंकि तिरछा बनाने के बाद क्या है, अब आपका ये जो मोल्ड है उसके अंदर से इसको निकालना आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। इसीलिए इसको एक्स्ट्रा ओके बनाया जाता है। साथ में डिस्टॉर्शन अलाउंसेस, शेक अलाउंसेस, आपने मोल्ड को उठाया, भाई बना तो लिया आपने, अब आपने मोल्ड को उठाया, एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया, वहां से उठा के इस जगह रख दिया, दूसरा हिस्सा उसके ऊपर कवर किया, कुछ भी काम करोगे, ऐसी बात तो नहीं मोल्ड बनाने के बाद वैसे वैसे रख दोगे, तो वो थोड़ा बहुत शेक की वजह से अपनी जगह छोड़ता है, ठीक है। मिट्टी के अंदर मिट्टी तो है उसमें अंदर, तो उसमें क्या करता है, अपनी जगह छोड़ता है, थोड़ी कैविटी इंक्रीज करता है, गैप इंक्रीज करता है। तो उसको कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, शेक अलाउंसेस लेके चलते हैं।
तो ये बेसिकली सारी सारे वो है कमियां, मतलब ये वो सारे तरीके हैं जिनसे आप अपनी कमियां को छुपाते हैं। ठीक है, आपसे बेसिकली इन सब के बारे में वैसे नहीं पूछा जाएगा डीपली, बस नाम पूछे जाएंगे कि 4 टाइप के पैटर्न एनालिसिस या 5 टाइप के पैटर्न एनालिसिस बताइए। ठीक है, जिनके बारे में आप लिख सकते हो। ये आपका लंबाई आराम से निकाल सको, इसके लिए श्रिंकेज अलाउंसेस, ड्राफ्ट अलाउंसेस बाद में काम करने के लिए छोड़ सको, बाद में कोई और चीज ऐड करना हो। ठीक है, मशीन अलाउंसेस मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए, शेक अलाउंसेस शेकिंग वजह से जो प्रॉब्लम आएगी उसके लिए आप एक्स्ट्रा वो करके चलते हो, इसी टाइप के हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, आपकी जो मोल्ड बना रहे हो आप उसमें मिट्टी यूज कर रहे हो, अब कहीं भी कोई मिट्टी चल जाएगी क्या, बालू रेत उठा लाओ, नहीं क्या कहते हैं बालू रेत नहीं, लाल मिट्टी उठा लाओ, ऐसा चल जाएगा क्या, नहीं। आपको जो भी सैंड यूज करनी है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज को फिलअप करे, वो इन जो क्राइटेरिया को फिलअप करे, तब जाके वो कह सकते हैं आप मोल्डिंग सैंड के लिए यूज कर सकते हो आप इसको। ठीक है, और वही प्रॉपर्टीज है आपकी ये। सबसे पहली बात तो आप जिस सैंड को यूज कर रहे हो, परमेबिलिटी फॉर द गैस एस्केप, जब भी आप किसी भी मोल्ड के अंदर वो डालते हो ना, पोर डालते हो, मतलब क्या कहते हैं पिघला वो मेटल डालते हो, तो क्या होता है वो कुछ रिएक्शन करते हैं, मिट्टी के साथ भी रिएक्शन करेगा, मिट्टी के साथ रिएक्शन करेगा तो गैसेस एक्सट्रैक्ट करता है, वो निकलती है, बेसिकली बात है ऑक्सीडाइजेशन में गैसेस निकलती है। अब अगर आपकी मिट्टी के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है कि वो उसको मतलब बिल्कुल वैक्यूम करके बैठ गए, बिल्कुल बंद करके, तो वो आपकी गैस बाहर नहीं निकलेंगी, बाहर निकलेंगी तो किस पे, मोल्ड में फर्क डालेंगी, वो मोल्ड में फर्क पड़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी भाई साहब, क्योंकि वो गैस पर उस पर प्रेशर डालेंगे मोल्ड पे उठने को, और आपका जो भी आपने पैटर्न बनाया है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपकी गैस के अंदर क्या होनी चाहिए, परमेबिलिटी ऑफ गैस एस्केप, इसी को बोलते हैं पोर्स, पोर्स होने चाहिए ताकि वो गैस बाहर निकल सके। ठीक है, कोई सा